नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं वो उत्तराखंड के समसामयिक घटनाओं पर आधारित रहने वाली है। यहां से आपके क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है कि यूकेएसएससी 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर यहाँ पर क्या लगाएगा, यहाँ पर प्रतिबंध लगाएगा। ये अभ्यर्थी कौन है, क्या है, इस पे तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद अब जो पेपर लीक हुआ था जिसमें 200 बच्चे से भी अधिक उत्तराखंड के जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी यहाँ पर क्या करा, प्रतिबंध लगाया। इससे पूर्व जो प्रतिबंध लगाया गया था वो आपके यूकेएसएससी यूकेपीएससी के द्वारा ये लगाया गया था। अब ये 200 से अधिक अभ्यर्थियों पर अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। देखिए, ये प्रकरण क्या था, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की जो स्नातक स्तर की जो परीक्षा हुई थी जिसमें आपका ये बोला गया था कि पेपर लीक का यहाँ पर खुलासा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक एक सचिवालय रक्षक के अंतर्गत देखोगे तो आप वहाँ पर साथ ही वन दरोगा की अगर बात करें तो वहाँ पर फर्स्ट गार्ड में भी यहाँ पर पेपर लीक का प्रकरण सामने आया था। और इन भर्तियों को रद्द ये क्या कर दिया, सरकार ने इन भर्तियों को क्या कर दिया, रद्द कर दिया और नए सिरे से अब इसका विज्ञापन यहाँ पर जारी करने के लिए यहाँ पर आयोग ने क्या कर दिया है, अपना ये जो वर्ष कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब इन परीक्षाओं का जो आयोजन जो होने जा रहा है ये आपके अप्रैल और मई और जून के मध्य में इन परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो जो 200 जो बच्चे हैं वो इस प्रकार की धांधलीबाजी ये करने में जो सम्मिलित पाए गए थे, इन अभ्यर्थियों को आयोग ने यहाँ पर सूचना जारी कर दी गई है। और ये आयोग के जितने भी तमाम जो परीक्षाएं होंगी वहाँ पर इसको क्या कर देगा, प्रतिबंध। ये बच्चे बिल्कुल भी आयोग के जो आगे जो भविष्य में पेपर होने वाले हैं उन पेपरों में ये बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना कि 200 से अधिक बच्चों पर जो प्रतिबंध है किसके द्वारा लगाया गया, तो आपको पता होना चाहिए यूकेएसएससी के द्वारा ये लगाया गया। ठीक है, वहां पर ही देखते हैं G20 सम्मेलन की जो बैठक हुई थी उत्तराखंड रामनगर के अंतर्गत, आप सभी को पता होगा। देखिए, उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होंगी, तो ये कहाँ कहाँ कब किस तिथि को हुई और कब यहाँ पर होनी है, तो ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन अवश्य बनेगा। आपको पता है, देखिए उत्तराखंड में जो G20 सम्मेलन यहाँ पर इस पर से दिया गया, यहाँ पर 3 बैठक यहाँ पर प्रस्ताव। पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन गया है कि उत्तराखंड में G20 कितनी बैठकें यहाँ पर आयोजित होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पर 3 बैठकें आपकी टोटल उत्तराखंड के अंदर होनी है। जो पहली बैठक आपकी जो हुई थी आपकी 26 से 28 मार्च के मध्य में जो हुई थी आपकी पहली बैठक, जो अगर मैं पहली बैठक की अगर बात करूं, ये आपकी हुई थी आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत हुई थी। और कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद जो रामनगर में ये बैठक क्या हुई थी, ये हो चुकी है, जिसमें 2 बैठकें यहाँ पर हुई थी। जो 26 अब दूसरी जो बैठक होनी है वो होनी है आपकी 25 से 27 मई के मध्य में होनी है। और उसके बाद जो तीसरी अंतिम बैठक यहाँ पर होनी है वो 26 से 28 जून के मध्य में होनी है। ये आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ पर इनको नोट कर लीजिएगा, आप यहाँ पर इसके नोट से बना लीजिएगा। क्योंकि देखिए, पहली बैठक का तो आपको पता है, अब दूसरी जो बैठक का जो आयोजन होना है वो 25 से 27 मई इसी मंथ में ये बैठक प्रारंभ होने जाएगी। और साथ ही उसके पश्चात जो अगले माह जो जून के सेकेंड वीक में अगर बात करूं तो सेकेंड सप्ताह में, तो यहाँ पर आपके 26 से 28 जून के मध्य में यहाँ पर नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में यहाँ पर होनी है। देखिए, जो पहली बैठक जो होगी, जो दूसरी बैठक होगी तो वो आपके नरेंद्र नगर में होगी, और जो तीसरी जो बैठक होगी वो आपकी ऋषिकेश में ये होनी है। इससे पहले सरकार की ओर से जैसे सड़कें होगी, पुल हो गया, इनका सौंदर्यीकरण यहाँ से किया गया था। और संबंधित करीब कम से कम 31 कामों के लिए यहाँ पर जो कुल बजट का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6,996.8 यहाँ पर करोड़ का यहाँ पर बजट यहाँ पर क्या कर रहा था, रखा गया। और इस बार की अगर हम कहें G20 सम्मेलन की जो थीम थी, वो थीम क्या थी, आपको सभी को पता होना चाहिए कि इस बार की जो थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम ये थीम रखी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड
मुकब्बा को आध्यात्मिक पर्यटन ग्राम यहाँ पर घोषित किया गया है। ये किस लिए किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। मुकब्बा जो ग्राम है इसको आध्यात्मिक ग्राम मतलब यहाँ पर योग साधना के लिए इसको यहाँ पर क्या कर दिया, पर्यटन के तौर पर यहाँ पर इसको विकसित किया गया, इसको घोषित किया। देखिए केंद्रीय मंत्री जो रहे आपके श्री किशन रेड्डी ने उत्तरकाशी की जो सीमांत गांव है जिसको आपको पता होगा हर्षिल, ये आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध ये हर्षिल क्षेत्र है। और साथ ही और मुकब्बा ये जो ये गांव है यहाँ पर सीमांत गांव के लोगों को देश की सीमा का यहाँ पर प्रहरी भी यहाँ पर कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो गांव जो हमारे जो बॉर्डर एरिया के जो तमाम जो गांव होते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर सीमा प्रहरी के रूप में उनको कहा जाता है। और उन्होंने यहाँ पर होम स्टे के लिए उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर उनको धनराशि या कहें उनको यहाँ पर ऋण यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी स्वीकृति में जो आने वाली जो अड़चनें होती थी, मान लीजिए आप होम स्टे को आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, बहुत तमाम चीज़ें करनी होती हैं। तो उन फॉर्मेलिटीज से बचने के लिए अगर यहाँ पर क्या किया है, उत्तरकाशी में मुकब्बा जो आध्यात्मिक और पर्यटन ग्राम जो घोषित किया गया है, इसके अंतर्गत जो ये तमाम ऋण होम स्टे के जो लिए ऋण स्वीकृत होने वाली जो अड़चनें हैं उसको यहाँ पर दूर करने के साथ ही मुकब्बा को आध्यात्मिक और पर्यटन ग्राम यहाँ पर घोषित करने का यहाँ पर क्या किया गया, केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, ये आपको पता ना। बुडेरा ब्रांड के उत्पादनों की यहाँ पर जो दिल्ली प्रदर्शनी मेले में यहाँ पर लगाए। और अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हर्षिल ग्राम हो गया और जो ये क्षेत्र हैं, जो तमाम सीमांत क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर बुटेरा ब्रांड के उत्पादनों को यहाँ पर किया गया। और इनकी जो प्रदर्शनी थी दिल्ली के जो प्रगति मैदान है यहाँ पर व्यापार मेले का लगाने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर, क्वेश्चन ये भी देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि भैया कि उत्तरकाशी के किस ग्राम को आध्यात्मिक और पर्यटन ग्राम घोषित यहाँ पर किया गया है। तो आपको पता ना, ये एक गांव हर्षिल और मुकब्बा, ये दो सीमांत गांव हैं जहां पर इनको होम स्टे के अंदर या कहें जो आध्यात्मिक के तौर पर और पर्यटन के तौर पर इन दोनों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार से है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उत्तराखंड के मोटे जो अनाज हैं उनके उत्पादन दुगना करने के लिए यहाँ पर क्या बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है। मिलेटस योजना या कहें मिशन के यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है, अब इस पर हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो कृषि एवं उद्यान जो मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनका नाम कभी क्वेश्चन बनता है कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि गणेश जोशी जो आपके ये चक्राता के जो विधायक हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर क्या गया 2025 तक इनके द्वारा कहा गया था कि जो प्रदेश के जितने भी मोटे अनाज हैं, जो उनका उत्पादन है ना बच्चों, उनके उत्पादन को 2 गुना यहाँ पर करने की कोशिश राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। ऐसी योजनाएं यहाँ पर लाई जा रही हैं जिसके अंतर्गत इन मोटे अनाजों को इनकी पैदावार अधिक करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है या कहें काम कर रही है सरकार। इसके लिए राज्य सरकार जो है मिल्टस स्थानीय मिशन में, कभी कहेंगे कि मोटे अनाजों के लिए कौन सा योजना यहाँ पर चलाई गई है, मिल्टस मिशन योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया 2025 तक यहाँ पर ये 2 गुना यहाँ पर मोटे अनाजों को यहाँ पर सरकार काम कर रही है। और जो फसलों के उत्पादन के लिए अगर हम बात करूँ 20 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार इसमें कर रही है। और इसके लिए क्या किया गया है, देखिए अगर मैं बात करूँ इसके लिए यहाँ पर इसी मंथ में 13 से 14 मई को, देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिया है 13 से 14 मई की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देहरादून और साथ ही अगर मैं कहूँ 28 से 29 मई को यहाँ पर हल्द्वानी में मिल्टस मेले का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। देखिए मोटे अनाजों की जो पैदावार को दुगना करने के लिए जो कार्यशाला का या कहें जो आयोजन किया जा रहा है, जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये देहरादून में कब हो रहा है और हल्द्वानी में कब हो रहा है। अगर मैं कहूँ कुमाऊं मंडल में कब हो रहा है, गढ़वाल मंडल में कब हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल मंडल देहरादून के अंतर्गत 13 से 14 को यहाँ पर
इस पर मेला यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इस पर योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ हल्द्वानी में इसको कब किया जाता है, हल्द्वानी में 28 से 29 मई को मिल्टेस मेले का यहाँ पर क्या किया जाएगा, आयोजन किया गया, जिसमें कि जो स्थानीय किसान हैं उनको यहाँ पर जानकारी प्रदान की जा सकती है, किस प्रकार से उनको प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए मोटे अनाज के लिए, देखिए मोटे अनाज के में देखिए उत्तराखंड में मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार मिल्टेस मिशन यहाँ पर शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो मोटे अनाज हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, जैसे बहुत ढेर सारे यहाँ पर आपको इस फोटो पे देख पा रहे होगे जो मोटे अनाज, ये मोटे अनाज हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कहीं ना कहीं कटिबद्ध है, अगर मैं कहूँ उत्पादन बढ़ाने के लिए, और साथ ही इनका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। और वर्ष 2023 इसी साल की अगर मैं बात करूँ तो मिल्टेस वर्ष यहाँ पर घोषित किया गया है, किसके अंतर्गत किया। अब देखिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत दफे हर नए साल जब नया वित्तीय वर्ष आता है अगर कहें तो उस साल को कोई ना कोई थीम दी जाती है। अगर मैं कहूँ कि इस बार की जो उत्तराखंड की 2 वर्ष 2023 की जो थीम है, कोई क्वेश्चन बनता है कि क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय मिल्टेस वर्ष यहाँ पर घोषित किया गया। कभी ये कहा जाता है कि हाँ इस बार शिक्षा के अकॉर्डिंग किया जाता है, कभी कभी आपके जो जनसंख्या पर आधारित किया जाता है, तो अलग अलग थीम यहाँ पर लाई जा रही है। तो इस बार 2023 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय मिल्टेस वर्ष यहाँ पर घोषित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा कि लैंसडाउन का नाम अब जो परिवर्तित करके जो रखा जाएगा वो जनरल बिपिन रावत करके रखा जाएगा। अब देखिए ये क्या है, इसको देखिए मैं अब मैं इसको ये जो घेरे के अंतर्गत यहाँ पर क्या लैंसडाउन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर यहाँ पर केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव बना के भेज दिया है। उत्तराखंड सरकार ने जो जनरल बिपिन चंद को एक कहें ट्रिब्यूट देने के लिए या उनकी ख्याति को अमर करने के लिए जो लैंसडाउन का नाम है उसको अब परिवर्तित किया जाएगा। लैंसडाउन नाम ना रहते हुए अब इसको जनरल बिपिन रावत के नाम से ये जाना जाएगा। ये जो तमाम चीज़ें हैं नाम परिवर्तन करने की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको वो प्रस्ताव बना के आपके केंद्र सरकार को भेज दिया। केंद्र सरकार का यहाँ पर अंतिम निर्णय होगा कि इस लैंसडाउन का नाम क्या बिपिन चंद रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। तो पूर्ण तरीके से इसमें केंद्र सरकार की सहमति 100% रहेगी। अब देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर सीडीएस जो हमारे रहे पहले, जो प्रथम सीडीएस रहे कौन रहे, कई दफे पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रदेश के जो जनरल बिपिन रावत के नाम पर ये रहा। अगर मैं बात करूं इन्हीं के नाम पर लैंसडाउन का नाम जल्द ही जो चेंज हो जाएगा, जो लैंसडाउन ना रहते हुए आप जैसे यहाँ पर साइन बोर्ड देख रहे होगे तो ये वाला साइन बोर्ड भी चेंज हो जाएगा। अब जो नया जो साइन बोर्ड आएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरल बिपिन रावत के नाम से इस क्षेत्र का नाम रख दिया जाएगा, लैंसडाउन का नाम बदल दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को यहाँ पर प्रस्ताव, तमाम चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज होती है मैंने इससे पूर्व कहा था, फॉर्मेलिटीज बना के भेज दी गई हैं। जनरल बिपिन चंद अगर हम बात करें ये उत्तराखंड के मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं, और अगर हम कहें कि किस जनपद से बिलोंग करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पौड़ी जिले से हैं। तो इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने लैंसडाउन का नाम आपके क्या रखने के लिए ये प्रस्ताव ये रखना चाहती है। तो ये केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेज दिया। अब केंद्र सरकार का ही अंतिम यहाँ पर फैसला रहेगा, क्या केंद्र सरकार लैंसडाउन का नाम चेंज करती है या नहीं करती, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिर भी कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया जो बिपिन रावत का जो नाम रखा जाएगा वो किस स्थान का नाम परिवर्तन किया जाएगा। तो एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए लैंसडाउन का नाम यहाँ पर परिवर्तन होके आपको जनरल बिपिन रावत रखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए उत्तराखंड में जल्दी ही होगा नागरिक संहिता, यहाँ पर कानून लागू यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए क्या है, उत्तराखंड में ना भूतो ना भविष्यति के आधार पर क्या करें, इसको विकसित हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि देखिए उत्तराखंड में ना भूतो ना भविष्यति के दौर का विकास यहाँ पर हो रहा है। प्रदेश में अति शीघ्र ही यहाँ पर क्या होगा,
सम्मान नागरिक संहिता को यहाँ पर लागू करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और सम्मान नागरिकता संहिता लागू करने वाला ये देश का पहला ये राज्य बन जाएगा। और प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो नकल हो रही हैं, उन नकल को यहाँ पर जिस प्रकार से धड़ पकड़ हो रही है, तो उसके लिए सशक्त कानून यहाँ पर नकल विरोधी, अगर हम बात करें उत्तराखंड में यहाँ पर है कि नागरिक संहिता कानून की अगर हम बात करें तो नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें जिस प्रकार से आप अनियमितताएं देख रहे हैं, उन अनियमितताओं को जैसे कहें पेपर लीक पकड़ना हो या अलग सिफारिश के माध्यम से नौकरी में लग जाना, या कहें उस विज्ञापन की जाहिरताओं को फुलफिल ना करना, अगर इस प्रकार से कुछ होते हैं तो नकल विरोधी कानून के तहत जब कोई नकल करता है या किसी पेपर लीक होता है, कोई इसमें सम्मिलित पाया जाता है, तो केंद्र राज्य सरकार ने ऐसा यहाँ पर नागरिक संहिता कानून लागू किया है जिसमें वो पकड़े जाने पर उसमें क्या होगा, उसमें ये कानून ये लागू होगा जिसके अंतर्गत उसकी सारी संपत्ति जब्त हो सकती है और साथ ही उसके आजीवन कारावास भी उसका ये प्रावधान इस अच्छा जो ये क्या है संहिता कानून है, इसके अंदर नकल विरोधी जो कानून है इसके अंतर्गत इसको रखा गया है। कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के तमाम युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि अगर इस प्रकार का कानून बना है तो ये हम सभी के हित में है, जिससे कि पारदर्शिता के साथ आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनमें पारदर्शिता बनी रहेगी, जिससे कि अयोग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर देंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्या है, जिस प्रकार से मैंने कहा कि विपिन रावत के नाम पर आपके लेफ्टिनेंट डाउन का नाम रखा जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखिएगा, यहाँ पर भी कुछ दिया है। उत्तराखंड में प्रथम सीडीएस जो स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की जो मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया गया है। देखिए जो हमारे जो सीडीएस रहे हैं, जो जनरल विपिन रावत की यहाँ पर क्या मूर्ति को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो पद्म विभूषण सम्मान से भी आपके जो जनरल विपिन रावत हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इनकी जो प्रतिमा है इसका स्मारक, और अगर बात करें लोकार्पण उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और साथ ही अगर हम बात करें जो आपके सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी द्वारा इसका क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। और सीडीएस जनरल रावत की ये प्रतिमा स्थल की बात करें या स्मारक के स्थल की बात करें तो MDDA ने लगभग अगर हम बात करें 50 लाख रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। देखिए आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर विपिन रावत जी की यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार की यहाँ पर मूर्ति का अनावरण आपके पुष्कर सिंह धामी साथ ही जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी द्वारा इसका किया गया है। और इस मूर्ति को बनाने में कुल कितना रुपए की खर्च आया, इसमें कितना लागत आया, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। 50 लाख रुपए की ये लागत से ये किया गया है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ बनाया गया है, क्वेश्चन क्या बना, देहरादून में बनाया गया है। कितने लाख रुपए की यहाँ पर लागत लगी आपको पता होना चाहिए, 50 लाख रुपए की लागत से बनाया। और सर्किट स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उनका मार्गदर्शन सैनिकों के लिए यहाँ पर क्या बहुत काम आया था। जब आपको पता है कि ये पाकिस्तान के साथ जो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उनमें इनका योगदान बड़ा ही रहा। उन्होंने जिस प्रकार से सैनिकों को मोटिवेट किया था, उनके अनुकरण और योगदान की प्रतिबद्धता को शब्दों में हम क्या कर सकते, बयान नहीं किया जा सकता। और उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने वीरता के नए कीर्तिमान भी स्थापित किया गया कि जिसमें रावत जी आपके जो जनरल रहे, थल सेना अध्यक्ष रहे, तो उनके कार्यकाल के दौरान ऐसे बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए गए थे। और उनमें से एक आपको मैं बता दूं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उनके ही दौर पे ये हुई थी। और विपिन रावत के द्वारा ही उत्तराखंड के जो युवा थे उनको सेना में जो भर्ती के लिए जो लंबाई में जो यहाँ पर छूट देने का जो प्रावधान था उनके द्वारा इसको किया गया। तो पहले जो मांगी जाती थी, जो आर्मी में भर्ती होने के लिए जो आपकी लंबाई मांगी जाती थी 167 थी, उनके द्वारा ही इसमें तो कटौती की गई थी, वो आपके 162 ये सेंटीमीटर ये इनके द्वारा किया गया था। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के लिए इन्होंने प्रयास किया। अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो जनरल विपिन रावत की जो स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उत्तराखंड में किसी भी बड़ी परियोजना के नाम पर उनका नाम रखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है जो विपिन रावत जी हैं इनकी जो स्मृति
चिरस्थायी की अगर का मतलब है कि इनका जो योगदान है इनका कभी इसको भुलाया नहीं जा सकता, इनको लोगों को भूलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो ऐसी उत्तराखंड राज्य सरकार की ये पहल है जिसके अंतर्गत कि उत्तराखंड में अगर कोई ऐसी बड़ी योजना बनती है तो बड़ी योजना का नाम भी इन्हीं के नाम से रखा जाएगा, जो कि हमेशा ये अमर रहेंगे, उनके नाम पर रखा जाएगा। और जिससे कि बिपिन रावत जी का जो शौर्य है, अदम्य साहस है और उनकी जो वीरता है, उससे जो आने वाले जो हमारे नौली निहाल जो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं या कहीं जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन लेंगे और उनको अपना मार्गदर्शक समझ कर आगे बढ़ेंगे। तो ये करने का मेन उद्देश्य उत्तराखंड सरकार का है, इसीलिए ये तमाम चीज़ें की जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा दूसरे देशों में निवेश के लिए यहाँ पर रोड शो यहाँ पर होगा। अब क्या होगा यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखिए, फिर से मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ बच्चों, उत्तराखंड सरकार द्वारा दूसरे देशों में निवेश के लिए यहाँ पर क्या होगा, रोड शो होगा। अब जैसे उत्तराखंड के जो तमाम चीज़ें हैं, अगर मैं जो खाद्यान्न की बात करूँ, यहाँ की जो औषधियाँ हैं, तमाम चीज़ें उनको निवेश करने में, उनको निर्यात करने के लिए जिस प्रकार से बन पड़ेगा उस प्रकार से राज्य सरकार इसमें रोड शो करेंगे। देखिए उत्तराखंड में निवेश को कहने के लिए उत्तराखंड में जो विदेशी कंपनियां हैं उनको उत्तराखंड में लाने के लिए यहाँ पर रोड शो किया जाएगा। कह रहा है कि देखो उत्तराखंड में निवेश जुटाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा सिंगापुर, जैसे सिंगापुर की बात करें, दुबई हो गया, यूरोप में भी क्या करेंगे, ये रोड शो करेंगे, जिससे कि ये होगा कि यहाँ के जो निवेशक हैं ये क्या करेंगे, उत्तराखंड में आकर अपना कारोबार यहाँ पर स्थापित करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड में जो निवेश बनेगा उसका वातावरण ऐसा बनेगा जिससे कि लोग यहाँ पर क्या हो सकते हैं, उससे लाभान्वित से अपनी आजीविका बना सकते हैं। जो कि हमारे जो प्रदेश के लोग हैं जो अन्य राज्यों की तरफ अगर कहें पलायन करके जा रहे हैं रोजगार के तौर पर, तो वहाँ पर ही उत्तराखंड में ही रोजगार के साधन खुलेंगे, जिससे कि यहाँ से लोग बाहर तरफ ना जाना पड़े। देखिए उत्तराखंड में बनेंगे निवेश के वातावरण का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर रोड शो का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए जो ये सम्मेलन किया जाएगा राज्य में निवेश के लिए, जो अक्टूबर और नवंबर में ये प्रस्तावित किया गया है कि जैसे दुबई में भी रोड शो होगा, उत्तराखंड की संस्कृति, उनकी झलक और उत्तराखंड की तमाम चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उन चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि वहाँ के जो निवेशक हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करके उत्तराखंड में अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करके यहाँ पर रोजगार के साधनों को जुटा सकता है। सम्मेलन की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो कौन करेगा इसका सम्मेलन को अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस सम्मेलन की उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन से पहले देश में एक बड़ा विदेशी रोड शो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, देखिए देश में अगर हम बात करें, बेंगलुरु हो गया, आपके इंदौर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई समेत देश के प्रमुख जो बड़े बड़े औद्योगिक इंडस्ट्रियाँ हैं उन क्षेत्रों में क्या होगा, यहाँ पर रोड शो यहाँ पर किया जाएगा। उत्तराखंड के में निवेश बढ़ाने के लिए देश के जो प्रमुख शहर हैं उनमें यहाँ पर रोड शो का यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर क्या करी योजना बना रही है। और क्लस्टर एजेंसी जो मैगजी ग्लोबल और ये तमाम जितने भी ये इंडस्ट्री हैं तो उनके द्वारा ये टीम तैयार की जा रही है, जिससे कि इस प्रकार का रोड शो यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन करने जा रहा है आपको ये पता होना चाहिए, उत्तराखंड के लिए किया जाए। ये रोड मैप का एक खाका तैयार किया जाए। आयोजन के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी यहाँ पर होगी जो इन प्रकार की तमाम चीज़ों को क्या करेगी, संपादित करेगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक अच्छा संकेत है अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न को या कहीं टॉपिक को देखें तो उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की यहाँ पर मेजबानी ये करेगा। देखिए उत्तराखंड राज्य को इस बार जो 38वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे उसकी मेजबानी का यहाँ पर दायित्व दिया गया है। देखिए ये कब होने वाले हैं ये खेल, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कर दूं 2024 में ये होने वाले हैं। कौन से खेल होने वाले हैं, 38वें ये खेल का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। और इन राज्यों, देखिए ये खेल होने जा रहे हैं, इन खेलों में राज्यों के खिलाड़ियों अधिक से अधिक यहाँ पर पदक जीत सकते हैं। और देखिए उत्तराखंड के जितने भी इस राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं उसमें अगर प्रतिभाग करते हैं तो उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने की बात है कि यहाँ पर अधिक से अधिक मेडल यहाँ पर राज्य सरकार के जो
खिलाड़ी हैं या प्रशिक्षक हैं उनके साथ यहाँ पर ये तमाम चीज़ें की जाएगी, और साथ ही विदेशी कोचों से भी खिलाड़ियों को क्या दिया जाएगा, यहाँ पर परीक्षण देने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। देखिए विदेशी कोच, हमेशा हम विदेशी कोचों पर क्यों निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनकी पास जो टेक्निक होती है, जिस प्रकार का उनका सिखाने का तरीका होता है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे कुछ कोच रहेंगे कि भैया आप देख पा रहे हो कि चाहे आप ओलंपिक की अगर समितियों में जो कोच हैं वो भी आपके बाहर के रहते हैं, चाहे आपके क्रिकेट की बात करें या फिर आपके हॉकी की बात करें, किसी भी इवेंट को ले लीजिए, उसमें जो ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो कोचों का रहता है वो आपके विदेशी कोच रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो क्षमता होती है या कहें उनका जो सिखाने का तरीका होता है, वो हमारे देश में जो कोच रहते हैं उनको उस ज़्यादा चीज़ें होती नहीं, वो उन खेलों के प्रति ज़्यादा सजग भी नहीं रहते हैं, तो इस वजह से उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो खेल विभाग की ओर से अगर हम बात करें, हरियाणा हो गया, दिल्ली, देखिए कौन कौन से लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे। देखिए खेल विभाग की ओर से हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका यूपी हो गया, आदि राज्यों के तर्ज पर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई थी। देखिए इस इवेंट को कराने के लिए किन किन राज्यों से संपर्क किया गया था, जैसे हरियाणा को किया गया था, दिल्ली को किया गया था, हिमाचल प्रदेश को किया गया था, यूपी को किया गया था और पंजाब को किया था। यहाँ पर क्या कहते हैं, राज्यों के लिए खेल तर्ज पर यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई थी, और जल्द ही उत्तराखंड में भी अन्य राज्यों की जैसे जिस प्रकार से खेल आयोजन होते हैं उस प्रकार कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड भी आगे को जोर शोर से ये तैयारी कर रहा है, और मुझे लगता है आने वाले वर्ष में भी उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान और जो अधिक लोगों का यहाँ पर रुचि देखने को मिले। देखिए उत्तराखंड ओलंपिक संघ के जो सचिव रहे हैं DK सिंह का यहाँ पर कहना है कि भैया उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही होगा, क्योंकि देवों का स्थान है तो इसलिए देवभूमि कहा जाता है, और वीरभूमि इसलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड से ही सबसे ज़्यादा जो फोर्सेज हैं वहाँ से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तराखंड करता है, तो इसलिए सैन्य भूमि भी से कहा जाता है, वीर भूमि भी, और सेना में राज्य के सबसे अधिक यहाँ पर जवान यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं और अपनी शहादत देते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, वीर भूमि और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और साथ ही अगर हम खेल राज्य में खेल भूमि के रूप में भी इसको जानने के लिए एक ये प्रयास किया जाता है कि विदेशी कोच या फिर अन्य जो खिलाड़ी हैं जो अधिक पदक विजेता होते हैं उनको इसके तौर पर बनाया जाएगा। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि भैया आप हमारे देश की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व तो सेना में करते हैं तो वो हमारे राज्य के करते हैं, देवभूमि इसलिए देवों का स्थान है, तो अब यहाँ पर खेल भूमि के रूप में भी इसे विख्यात करने के लिए कोशिश की जा रही है। खेल भूमि में तब्दील कब होगा, जब हमारे राज्य के जो युवा खिलाड़ी हैं अधिक से अधिक मेडल झटकेंगे या लाएंगे राज्य के लिए, तो ऑब्वियसली ये आपके खेल राज्य बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको देखा होगा कि ये खेल राज्य जल्द ही बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए PM श्री योजना में उत्तराखंड के जो 142 विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ये कह रहा है कि देखिए कभी क्वेश्चन बनेगा कि PM श्री योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने विद्यालयों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा, तो ऑप्शन में आता है, तो आपको याद होना चाहिए 142 विद्यालयों को यहाँ पर सम्मिलित किया। उत्तराखंड के 142 विद्यालयों का चयन क्या किया गया, ये PM श्री योजना के अंतर्गत यहाँ पर किया हुआ है, और ये चयनित विद्यालयों को क्या गया आधुनिक तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा, इसका रूप और इसका विकास यहाँ पर आधुनिक तरीके से, इसमें सुख सुविधाएं जो होती हैं, एक जो डेवलप विद्यालय होता है जिस प्रकार से आपके दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में जो विद्यालय होते हैं उसकी तर्ज पर 142 विद्यालयों को यहाँ पर चयनित किया गया है, और उत्तराखंड के 232 विद्यालयों में से 142 विद्यालयों का यहाँ पर चयन हुआ। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया उत्तराखंड के टोटल कितने विद्यालयों को यहाँ पर भेजा गया था, तो वो जो सूची दी गई थी वो 232 दी गई थी, और उसमें जो सिलेक्शन हुआ था वो आपके 142 विद्यालयों का यहाँ पर क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी बना भैया कितना में से कितने का चयन हुआ, तो पहले कितनों का यहाँ पर प्रस्ताव बना के भेजा गया था, ये आपके 232 सिलेक्शन हुआ 142 में, ठीक है। और देखिए ये क्या है, इसमें भी थोड़ा सा देखिएगा, जो ये चयनित विद्यालयों में अगर हम बात करें कौन कौन से जनपदों से ये विद्यालय चयनित हुए थे, वो भी थोड़ा सा देखने योग्य है। देखिए इनमें जो चयनित विद्यालयों में, जैसे हम कहें रुद्रप्रयाग सबसे कम, यहाँ पर से 4 विद्यालयों का चयन रुद्रप्रयाग से हुआ है। वहीं उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर ही सबसे अव्वल रहा, अगर कहें यहाँ से 18 विद्यालय यहाँ पर से सम्मिलित हुए हैं। अगर हम पिछले
शैक्षिक वर्ष की बात करें, शिक्षक दिवस की, अगर हम पिछले शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के, यहाँ पर अगर बात करूँ 1 लाख, यहाँ पर 14,000, 14,500 स्कूलों को नई केंद्र पोषित जो योजना थी आपकी, यहाँ पर देख रहे होगे पीएम, ठीक है, पीएम स्कूल या कहे मॉडल या जो भी आप इसको नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, पीएम मोदी फिट ऑन टीचर्स डे के अंतर्गत जो किया गया था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1450 विद्यालयों का यहाँ पर क्या गया, पीएम श्री योजना ये है इसका नाम। और देखिए प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया के तहत ये किया गया था, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, इसको पीएम क्या करें श्री के तहत इसको विकसित किया जाएगा। इसकी घोषणा ये कर दी गई। अब देखिए कितने जिलों से कितने विद्यालयों का चयन हुआ है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको मैं बता दूं, आपका जो सबसे ज्यादा आपको उधम सिंह नगर है, ये आपको सबसे कम आपके रुद्रप्रयाग है। ये 2 क्वेश्चन बने। तो देखिए देहरादून से कितने विद्यालयों का चयन हुआ, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना चाहिए कि भैया देहरादून से 12 विद्यालय हुए थे, पौड़ी से आपके 13 विद्यालय हुए थे। वहीं पर ही दिया जाता है कि अल्मोड़ा से कितने हुए, तो अल्मोड़ा से आपके 12 विद्यालयों का अल्मोड़ा से भी चयन हुआ है। वहीं चमोली से 15 विद्यालयों का चयन हुआ है और हरिद्वार से यहाँ पर 13 विद्यालयों का चयन हुआ है, ठीक है। और नैनीताल से अगर हम बात करें तो नैनीताल से भी आपकी कितने विद्यालय का चयन हुआ है, यहाँ पर 12 विद्यालयों का नैनीताल से भी चयन हुआ है। और टिहरी की अगर हम बात करें तो टिहरी से 14 विद्यालय यहाँ पर चयनित किए हुए हैं। और सबसे अधिक विद्यालयों की अगर हम बात करें, ये आपका उधम सिंह नगर आता है जो सबसे शीर्ष पर ये है। और अगर हम बात करें पिथौरागढ़ जनपद से, अगर यहाँ पर क्या है, सिर्फ 8 विद्यालयों का यहाँ पर चयन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 9 राज्य 9 जनपद हो गए। अब अगर हम बात करें अगली तरफ बढ़े तो यहाँ पर देखोगे जो 10वें नंबर पे आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग इस श्रेणी में सबसे कम है। 4 विद्यालय यहाँ से चयनित हुए हैं। चंपावत से 7 विद्यालयों का चयन हुआ है। वहीं उत्तरकाशी से भी आपके 9 विद्यालय चयनित हुए और बागेश्वर से 5 विद्यालय। तो कब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कभी क्वेश्चन हो जाता है उत्तराखंड के बागेश्वर से कितने विद्यालयों का पीएम श्री के अंतर्गत चयन हुआ है, तो आपके 4। सबसे ज्यादा कहाँ हुए हैं ये भी पूछा जाता है, सबसे कम कहाँ हुए हैं तो ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के सामने रख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये इस श्रृंखला का अंतिम टॉपिक है, इससे अगली सीरीज में आप लोगों के सामने जल्दी लेके आऊंगा। देखिए उत्तराखंड के 5 जिलों में बनेंगे संघ फसलों के सैटेलाइट केंद्र, ठीक है। अभी क्या है, प्रदेश में संघ फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किसान को तकनीकों की यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। और इस जानकारी के लिए 5 जिलों को पहले सैटेलाइट केंद्र यहाँ पर खोले जाएंगे। सैटेलाइट से क्या चीजें हैं ये अभी आगे स्पष्ट होगा। यहाँ पर कभी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड में कितने सैटेलाइट केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। 5 सैटेलाइट केंद्र यहाँ पर खोले जाएंगे और इसके लिए क्या किया गया, संघ सुगंधित होना चाहिए, सुगंध पौधा केंद्र सेला कोई ये है। अब ये इसको याद रखिएगा की ओर से सैटेलाइट की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। और इन केंद्रों को खोलने से क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में जो किसानों को यहाँ पर क्या होगा, जो बीज है या पौधे हैं उनको क्या करेंगे, उनकी खेती की जानकारी लेने के लिए क्या होगा, जैसे आपके देहरादून के चक्कर निकालने पड़ेंगे। अगर हम बात करें ये आपके पंतनगर के चक्कर निकालने पड़ेंगे। तो राज्य में लगभग क्या होगा, 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर यहाँ पे 21,000 किसानों को संघ फसलों की खेती यहाँ पर कर रहे हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसानों के सामने जंगल में जो जानवर हैं, बंदर हैं या कहें उनकी सुविधाएं यहाँ पर नहीं हो पा रही, एक बड़ी समस्या यहाँ पर सामने निकल के आई है। कभी क्वेश्चन क्या बोलता है, इस योजना के तहत सुगंध पौधा केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके कितने केंद्रों को स्थापित किया जाए 5। देखिए अभी तक कितना हेक्टेयर भूमि में राज्य में अभी कितने भूमि क्षेत्र में किया जाएगा, आपको पता है कि 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, ठीक है। कितने किसानों को यहाँ पर इस फसल की खेती कर रहे हैं, कभी क्वेश्चन बनता है तो 21,000 किसान यहाँ पर क्या करें, इस खेती को कर रहे हैं। और देखिए बाजार में
सुंग पौधा से तैयार होने वाले ऑयल की अगर बात करें, इत्र की बात करें, ये इससे क्या होगा, बाजार की मांग बढ़ेगी और इसको देखते देखते सरकार किसानों को एलोमा खेती के लिए भी यहाँ पर प्रोत्साहित करेगी और इसको डेमो भी देगी। डेनमार्क गुलाब हो गया, लेमन ग्रास हो गया, लिंट हो गया, ये तमाम चीज़ों का क्या होगा, यहाँ पर राज्य सरकार इनको प्रोत्साहन करेंगी जिससे कि किसानों की आय को दुगना किया जा सकता है। ये इस बार का ये लक्ष्य रखा गया। दोस्तों यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय